आज है वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज का आखिरी दिन और कल गणतंत्र दिवस के मौके पर बाजार रहेंगे बंद और इसीलिए आज है सीरीज की एक्सपायरी। मिले जुले संकेत, लेकिन इन संकेतों के बीच आप सबका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पहले तो ऑफकोर्स गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सर। बिल्कुल दीप, आपको, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी दर्शकों को और पूरे देश को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस चीज़ का हमें गर्व है। और ये वक्त है जब हम अपना सम्मान देश के प्रति दिखाएं, प्रदर्शित करें और कुछ न कुछ ऐसी बात कहें और करें जो कि हमें लगे कि हम देश के लिए कर रहे हैं। ऐसा एक प्रण गणतंत्र दिवस के मौके पर हमेशा लेने की कोशिश करनी चाहिए और पूरी भी करने की कोशिश करनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और अच्छी फीलिंग आती है जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड आप रिकग्नाइज हो, उसके बाद जिस तरह से हम ग्रो भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास है कि पूरी दुनिया भर के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरे माहौल में हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है और हम वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए उत्साह, उमंग और जोश कहीं ज़्यादा है। हम और कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग लेकर आए। बिल्कुल स्पेशल प्रोग्रामिंग है। आज सुबह 11 बजे आपके लिए विशेष प्रोग्रामिंग गणतंत्र दिवस के मौके पर है। मेड इन इंडिया शेयर, ऐसे शेयर जो हिंदुस्तान की मजबूत अर्थव्यवस्था को दिखाते हैं और हिंदुस्तान की मजबूती के साथ और आगे बढ़ेंगे। तो एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। वैसे गणतंत्र दिवस को छोड़कर एक और स्पेशल प्रोग्राम, यस सर, ऑफ कोर्स, माफ़ कीजिएगा, और भी है और वो है बजट की पाठशाला। क्योंकि आज वायदा कारोबार की आपकी जनवरी सीरीज की एक्सपायरी होने के बाद पूरी तरह से फोकस परसों के सेशन से आपका बजट पर हो जाएगा और प्री बजट एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से आपको तैयारी करनी है और इसीलिए हमने आपके लिए तैयारी की शुरुआत कर दी है। इस बजट में क्या कुछ हो सकता है, कौन से बड़े नंबर्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना है, नज़र रखनी है, तो आज दोपहर 1 बजे बजट की पाठशाला ये भी आपके लिए होगी। और मैंने और रविंदर बंसी ने इसे रिकॉर्ड किया है और आज दोपहर आप 1 बजे जरूर सुन और देख सकते हैं। एक बार झलक देख लें सर। बिल्कुल, आइए, छोटी सी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोमो है, छोटी सी झलक देखते हैं। क्या टैक्स कलेक्शन रहेगा सरकार की उम्मीद से ज्यादा? लेकिन क्या आपका और हमारा टैक्स होगा कम? क्या सरकार करेगी ग्रोथ के लिए मोटा खर्च? और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? शेयर बाजार के टैक्सेस के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी नहीं। मिलेंगे आपको इन सारे सवालों के जवाब। देखिए मेरे और वरिंदर के साथ बजट की पाठशाला सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बड़े ही आसानी से आपको सारे नंबर समझा दिए जाएंगे और दीप, सबसे बड़ी बात है कि बड़ी आसानी से रट्टा लगवा दिया है नंबर्स का, ताकि कोई भी नंबर कहीं नहीं। तो क्या होता है जनरली है ना, आप वो सुनते हैं कि इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़, और लोगों को लगता है अरे बाप रे, अब कितने लाख करोड़ आए, किधर गए, ये वो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वित्तीय घाटा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, आप नंबर याद नहीं कर पाएंगे। हाँ, और बिलीव मी, सिर्फ आपको 4 नंबर याद रखने। अच्छा, अगर आपने 4 नंबर याद रखे और 4 नंबर में आपका पूरा बजट हो गया, और 4 नंबर में भी सिर्फ एक नंबर याद रखना है, 9। हाँ, 9। हाँ, अच्छा। अब इस 9 की क्या कहानी है, उसके लिए आपको बजट की पाठशाला देखेंगे सर, जरूर देखेंगे। और वो आपने देख लिया, आपका काम हो गया। तो कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे बजट नहीं आता। अच्छा, ये अगर सीख लिया, हाँ, अगर ये आपने नंबर की कैलकुलेशन सीख ली, समझ ली, बजट बहुत आसान हो जाएगा आपको। चलिए, तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। तो बजट तो हमारे साथ मिलना ही है सबने। बिल्कुल। बजट से पहले आपको क्या जानना है, ये आज 1 बजे आप दोपहर जरूर जुड़ जाइए। सिंपल भाषा में आपको पूरा बजट समझा दिया जाएगा। एक बार बता दें सर, आज के ट्रिगर्स भी क्या है? सो बड़ा दिन है हमारे लिए। बिल्कुल, अमेरिकी बाजारों से ट्रिगर्स मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक पर थोड़ा सा रोक लगा है, लेकिन डाउ 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लगातार तीसरे दिन तेजी, और डाउ निचले स्तर से रिकवर होकर दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर बंद हुआ है। आज वायदा कारोबार की जनवरी सीरीज की एक्सपायरी भी है और इंडस टावर, यूएसएल, पीडीलाइट्स जैसी कंपनी के कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे। और आज निफ्टी की और वायदा कारोबार की दोनों की 4 कंपनियों के नतीजे हैं, तो इन नतीजों पर भी रहेगा पूरा का पूरा फोकस आज।
बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कल भी आए हैं और आज भी आने वाले हैं। कल हैं। बाजार बंद होने के बाद आज नतीजों का और स्टॉक्स का विश्लेषण कुछ ज़्यादा है मेरे पास दीप, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है एक्सपायरी के अलावा ज़्यादा बात करने को बाजार में कुछ है नहीं, लेकिन रिजल्ट्स पर और स्टॉक्स पर बात करने को बहुत कुछ है जी। बिल्कुल सर, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा बन सकता है और उस पर तो फोकस है सर से, नतीजों की भी बात करेंगे। बट कल मतलब क्या हमने टेम्पलेट सेट कर दिया था बाकी बाजारों के लिए, घुमा फिरा कर 1 पॉइंट का भी मूव नहीं है, 1/4 पॉइंट का मूव, परसेंट नहीं 1/4 पॉइंट का मूव आपने कल हमारी क्लोजिंग पर निफ्टी पर देखा है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी ऐसे ही दिख रहा था सर, कुछ करने के मूड में कोई नहीं था। हम ठीक है दीप, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों तरह के लोग सेटिस्फाइड हैं या दोनों तरह के लोग नाराज हैं। हाँ। जिनको बड़ी तेजी की उम्मीद थी 18,200 छुआ और वापस नीचे आ गए, जिनको मंदी की उम्मीद थी वो उनके लिए भी ठीक है, लेकिन जिनको तेजी की उम्मीद थी, आप 18,000 के ऊपर बने हुए हैं, 18,200 के हायर एंड को छुए भी है। और सुबह भी इस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि एक ही बार में आपको पार करना मुश्किल है। 18,150 से 18,250 की रेंज में आप कहाँ रुकते हैं वही देखने वाली, वो 18,100 पे 150 पे रुक जाएंगे, 200 पे या 250 तक। वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको तब मिलता है जब आप सारा कैलकुलेशन साथ में देखते हैं कि डाउ फ्यूचर्स कैसे हैं, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का क्या हाल है, फॉलो बाइंग स्क्रीन पर दिख रही नहीं दिख रही। लेकिन बाजार जो घूमा है एकदम परफेक्ट लेवल से परफेक्ट रेंज से घूमा है। हमारे बाजारों की बात कर ले एक बार, जो कल का मूड माहौल है। दिक्कत सिर्फ ये है, लोगों को ये लगता है कि एक्सपायरी के पहले इतना कम क्यों, लेकिन वोलेटिलिटी जो जनरली एक्सपायरी के वक्त बनती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एक्सपायरी के ठीक पहले आपने क्या किया है। अगर एक्सपायरी के ठीक पहले आपकी रेंज बहुत ही छोटी है तो आपको वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव भी एक्सपायरी के आसपास उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। राइट, करेक्ट। जब आप रोज ही अगर बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि रोज आप 100-150 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन 400-500 पॉइंट हो जाए रेंज, वो होगी नहीं। और स्पेशली जबकि आप 4-6 हफ्तों से रेंज में फंसे हैं, 17,800 के आसपास आप आकर सपोर्ट ले लेते हैं, 18,200 के आसपास आकर आप रुकावट देखते हैं, 17,750 17,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 18,150 18,250 बिल्कुल रुकावट की जगह है। सो आई थिंक बाजार एकदम परफेक्ट है, किसी को कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। अब अगर 18,200 के ऊपर नहीं टिका, उसमें काफ़ी लोग निराश है, तो ये उनकी गलती है, बाजार की नहीं है। नहीं, बाजार ने तो, और कल बात कर भी रहे थे, एक अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में आप ऐसे पास नहीं होंगे कि आप रेंज को पार कर लें। 17,800 को तोड़ने के कितने मौके बने दीप? आप चाहते थे तो 17,750 850 की रेंज में 5 बार पहुंचे, राइट? नहीं तो जनरली 3 बार पहुंचने के बाद चौथी बार 5वीं बार तो आपको लगता है कि टूट ही जाता है, जनरली बोलते हैं ट्रिपल बॉटम के बाद अब इससे ज्यादा क्या। लेकिन 5-5 बार आप 17,750 850 की रेंज में पहुंच के रिकवर कर जाते हैं। ऐसे में 4-5 बार अगर आप अटेम्प्ट 18,150 18,250 की रेंज में लगा लें तो कोई गलत और बड़ी बात नहीं है। उसमें से 3-4 तो हो चुके हैं, एक आध टच भी कर लिया था, कल 18,200 टच भी हुआ है। सो आई थिंक ठीक है, 18,250 18,150 ये ऊपर की रुकावट की रेंज अभी भी रहेगी। 17,750 17,850 सपोर्ट रेंज अभी भी रहेगी। इस रेंज से जब जिस दिन बाहर निकलेगा, और इसलिए हम कल भी कह रहे थे कि आप ऊपर में बेचिए ही, दोनों तरफ का मौका मिलेगा, सिंगल्स लेते रहिए, आपको मार्केट मौके दे रहा है, हल्के कर लीजिए, शॉर्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नीचे में फिर से खरीदने का मौका मिलेगा। तो अभी भी वही स्ट्रेटेजी रखनी है, कोई चिंता की बात नहीं। 40 पॉइंट नीचे दिख रहा है ना SGX, आने दो नीचे शूटिंग रेंज में, फिर से मौका हाँ लेना है। जितना जोर से नीचे खुलेगा, जितना ज़्यादा नीचे खुलेगा उतना जल्दी लेना है, सिंपल। ऐसा चलेगा कब तक सर? हाँ कभी तो ये एंड होना चाहिए ना, इतनी लंबी 2 महीने हो गए सर। बिल्कुल होगा, आई थिंक नवंबर से। आपके पास 2 ऑप्शन है, हाँ। मैं देता हूँ, कब तक का जवाब मैं देता हूँ। क्या आपको 1 फरवरी से पहले चाहिए? 1 फरवरी को चलेगा, अब वो तो ये तो हो ही जाएगा। हाँ, 1 फरवरी तक तो हो ही जाएगा कि आपको 17,700 के नीचे जाना है या 18,300 के ऊपर निकलना है, बड़ी रेंज के लिहाज से, जहाँ से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। अदरवाइज वही 17,750 850 सपोर्ट जो है, 18,150 18,250। आई थिंक परसों से, शुक्रवार से दीप है ना, हम बजट को डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे मार्केट की प्राइस में, ये हम करने की कोशिश करेंगे। ये शुक्रवार से होता दिखेगा। तो आज तो आप है ना, जो चल रहा है उसी को चलने दो, है ना। परसों से देखेंगे कि बजट के हिसाब से, बजट के पहले बाजार अपने आप को पोजीशन कैसे करता है। आप एक चीज समझिए, मुझे बताओ, जो डर आपको 17,800 के आसपास कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो बात ही नहीं करते जी, नहीं होती है। क्यों? क्या हट गया क्या, या कॉन्फिडेंस आ गया? प्रॉब्लम भाव के साथ आती है। राइट, 17,800 पे कॉन्फिडेंस, हर चीज खराब लगने लगती है। 18,200 पे आते भूल जाते हैं वही चीज जो 17,800 पे जिसका डर था। एग्जैक्टली। कैपिटल गेन टैक्स में कुछ बदलाव होगा नहीं होगा पता नहीं, पता नहीं, करेक्ट। लेकिन भाव के साथ
कॉन्फिडेंस भाव ऊपर, कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे, कॉन्फिडेंस नीचे। ये ओवरऑल बाजार की माइंडसेट है, कलेक्टिव, सबकी मिलाकर, सामूहिक। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो रिस्क बजट को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर बढ़ने या घटने की, वो तो है ही। सो आई थिंक बजट में जाने से पहले अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसमें अगर आपने रेंज ब्रेकआउट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो फिर आपको बजट के दिन का इंतजार करना है। बजट के दिन बाजार आपको जरूर बताने की कोशिश करेगा कि अब नियर टर्म ट्रेंड मंदी की तरफ बढ़ रहा है या तेजी की तरफ। 18,300 जिस दिन पार करके बंद होगा, हायर थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ, 18,250 का जो हायर एंड है, 50 पॉइंट का कुशन, 17,750, 850 नीचे की रेंज है, थोड़ा 50 पॉइंट का कुशन 17,700, तो 17,700, 18,300 दो गोल पोस्ट हो गए। जहां भी अपने बाहर निकलेंगे बजट से पहले या बजट के बाद, उसका डायरेक्शन मुंह ले लेना, और जब तक नहीं हो तब तक बिना किसी भावनाओं के साथ समझौता किए हुए, इमोशनल अटैचमेंट बनाए हुए, ऊपर में देना है, नीचे में लेना है, ट्रेडिंग करते रहो। रोज आपको मार्केट स्क्रीन पर 50, 75, 100, 150 पॉइंट की निफ्टी पे मुंह देता है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर लेंगे, आपका पैसा बन जाएगा, ऊपरी सिरे पर बेचेंगे, बन जाएगा, निचले के सिरे पर लेंगे, बन जाए। कल भी आप देखिए 2 बजे से भी आपको करीबन 50-75 पॉइंट मिले निफ्टी पर जी, यहाँ आपको एकदम शूटिंग रेंज में आया, मिले 18,025, 18,075 की रेंज, 75 का ही लो बनाया। तो आज भी जितना ज़्यादा गैप से खुले उतना डरिए मत, 18,000 के नज़दीक आएगा, 18,025 के नज़दीक आएगा, वहाँ लेना है आपको। समझ गया, क्लियर है, क्लियर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। अब ये मत सोचो कि मैं लेके 200 पॉइंट बनाऊं दिन में, वो 50-75 पॉइंट बन गए, मजा आ गया, बस ऐसा। जितना बन रहा है उसको एंजॉय करो। कल इंडिया की बैटिंग जैसा नहीं होगा, पहले 25 ओवर। हाँ, वो तो आजकल पता पहले 25 ओवर ये मतलब भी। मुझे तो एक चीज़ लगता है, मतलब वैसे तो इंदौर मेरा बड़ा फेवरेट शहर है। इंदौर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना पसंद आए, है ना। सराफा से लेकर छप्पन दुकान से लेकर, मतलब वहाँ के नमकीन, पोहे, पापड़ वगैरह सारी चीज़ें, और जो लेकिन सबसे ज़्यादा इंदौर की सफाई बिल्कुल मुझे पसंद आती है, चाहे वो पूरे शहर में हो या क्रिकेट के मैदान में। आपको पता है एक रिकॉर्ड है क्या सर, इंदौर में आज तक कभी भारत हारा नहीं है। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ फाइनल वर्ल्ड कप का इंदौर में ही करवाना चाहिए, अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल, इस साल वर्ल्ड कप अपने यही है ना। सो अगर हमारी टीम फाइनल पहुंचे तो इंदौर में फाइनल करवाया जाए, इससे बढ़िया रिकॉर्ड का मिलेगा। अच्छा, एक भी मैच नहीं ना अभी तक नहीं हारा, ये तो बड़ा रिकॉर्ड है सर। एक टेस्ट मैच एक ही हुआ है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में हुआ था शायद, वो भी हम जीते हुए, वनडे सारे जीते, तो सारे जीते हुए। आप सोचो, तो मतलब ये रिकॉर्ड पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड है। तो और कल तो इंदौर वालों को मजा ही आ गया, जबरदस्त है ना। लग रहा था एक समय 400 भी बनेंगे। हाँ, 385 इज एज गुड एज 400 को। हाँ, बट अच्छी बात ये थी कि वर्ल्ड कप यही होना है, यही पिचेज आपको मिलेंगी जी। और हमारी पेज पे तो हमारे शेयर और ज्यादा गरजते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो कल तो मजा आया। आज एक्चुअली कल की जो क्लास थी वो बॉलिंग की थी। पिछले 2 मैचेस जो बॉलर्स ने जीता है ना, वो बड़े कमाल के। तो बॉलर्स जनरली है ना, वो अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं हमेशा, जैसा तो बॉलर्स ने बहुत बढ़िया कमाल किया। बिल्कुल सर, तो ये सीरीज अच्छी रही, 3-0 की हमने जीत भी जीती है। एक्सपायरी के लिहाज से आज कुछ खास 18,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, 18,200 के नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो ये संकेत है जो डेटा बने हैं उसके हिसाब से, तो यही रेंज रहनी है। 18,000 के नीचे अगर फिसले तो 50 पॉइंट की जगह और है, 18,200 के पार हुए तो 50 पॉइंट की जगह और है। बट ब्रॉडली मुझे लगता है बाजार 18,000, 18,200 की रेंज में आज टाइम पास करते हुए दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, बस सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए, तो एक रेंज बाउंड है, बाजार टाइम पास के मूड में ही दिख रहा है। चलिए सर, ग्लोबल मार्केट्स के भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में कल हम जब बंद हुए तो 60-70 पॉइंट नीचे थे फ्यूचर। वैसा देखा जाए तो कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में अमेरिका बहुत अच्छा बंद हुआ है। दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद खुलकर हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होना ये छोटी बात नहीं है, और डीप लगातार तीसरे दिन बढ़िया तेजी दिखी है। यानी कि इंट्राडे गैप डाउन ओपनिंग को कल के अमेरिकी बाजारों को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि कल के गैप डाउन को तुरंत खरीदा गया। ये अमेरिकी बाजारों की ताकत दिखा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। नहीं तो जनरली है ना, ये ताकत डाउ में नहीं थी, ये ताकत नैस्डैक में थी। कल नैस्डैक थोड़ा ठंडा रहा, अपनी जगह अलग बात है वो, लेकिन डाउ ने जो कल ताकत दिखाई है वो कमाल की थी। क्योंकि आप 2 दिन बढ़े लगभग 600 पॉइंट, 650 पॉइंट, तीसरे दिन आपको गैप मिलता है नीचे 400 पॉइंट का, वो 400 पॉइंट के गैप को आप छोड़ते नहीं है जी।
तुरंत पकड़ लिया, 400 के 300 पॉइंट का गैप था, तुरंत पकड़ लिया। सो आई थिंक कल मतलब पिछले 2 दिनों की बढ़िया जो तेजी हुई है 2 सेशन की, जी उससे ज्यादा मुझे कल का मूव पसंद आया डाउन में। समझा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कि करो गैप, बिल्कुल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज गैप से आपका 75-100 पॉइंट नीचे खुलता है निफ्टी, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रहा खुलेगा, अगर खुलता है और तुरंत आप खरीद ले कि 18,000 18,025 तोड़ने ही नहीं देंगे, जाओ क्या करोगे, और वापस 18,150 से 100-200 कर देता हूँ, वो मूव ज्यादा बढ़िया है। जो आप गैप डाउन पे तुरंत लेके दिन के लो पे खुले और दिन के हाई पर बंद हो, कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा आता है। तो आई थिंक अमेरिका ऑल सेट है। बॉन्ड यील्ड आपके वही 3.5% के नीचे है, डॉलर इंडेक्स 101 के आसपास है, कच्चा तेल भी फॉर चेंज $2-1 नीचे आया, 2% नीचे आया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल संकेत अच्छे ही, खराब नहीं। डाउ फ्यूचर 70-80 पॉइंट नीचे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो नॉर्मल है, इतना 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई खास बड़ी बात नहीं। तो संकेत ठीक है। अब आइए आज के संकेत। ग्लोबल संकेत मैंने इसीलिए न्यूट्रल रखे हैं, वैसे मैं दिल से आप मुझे पूछेंगे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन ठीक है, चूंकि डाउ फ्यूचर्स को और डाउ के मूव को मिलाकर आप एडजस्ट करके देखें तो न्यूट्रल से पॉजिटिव आप मान सकते हैं। एफआईज के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा है, सेंटीमेंट नेक्स्ट पॉजिटिव से थोड़ा कोशिश है और ट्रेंड पॉजिटिव है। 18,025 18,075 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खुलकर हम इंतज़ार करेंगे, फॉलो बाइंग आती है या सेलिंग वो देखेंगे। इसके नीचे 17,950 18,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिन के लिए निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 18,150 18,200 पहली रुकावट की जगह है, वैसे इसको पार करना मुश्किल है, लेकिन किया है तो 18,250 18,300 तक जा सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए। बैंक 42,700 के आसपास हम बंद हुए हैं और 42,450 से 575 ये पहली रेंज है सपोर्ट की, और इस रेंज में अगर खुलते हैं तो यहाँ पर आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद करनी चाहिए। वैसे इसके नीचे जाने की संभावनाएं कम है, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी के दिन दीप मैंने एक चीज़ जरूर कई एक्सपायरी से नोटिस की है, और वो ये कि कोई भी चीज़ ये नहीं सोचनी कि ये नहीं होगा। और स्पेशली एक तो जब रेंज बाउंड मार्केट ऐसे होते हैं ना, तो हमारी आदत है कि हम मान के चलते ये नहीं होगा, नहीं होगा, बात सही है, लेकिन फिर भी तैयारी आपकी हमेशा रहनी चाहिए। किसी वजह से अगर बड़ा मूव आ जाए तो वो लेवल्स की आवश्यकता है, और वो लेवल जो है 42,225 से 42,375 ये वो रेंज है। अब लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स के लिए ड्रीम रेंज है। अगर इस रेंज में आएगा तो बिना किसी इन्विटेशन के इंतजार के आपको लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। ऊपर 42,825 से 42,950 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 43,000 से 43,150 की रेंज में आपको सप्लाई और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। ठीक है, डन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ निकल कर आते हैं निफ्टी के लिए, और रेंज में ही है तो फिर उसका भी इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा या फिर थोड़ी रेंज शिफ्ट हो सकती है? 18,118 पे आप बंद हुए। देखो वैसे तो हर 25-25 पॉइंट नीचे आपको सपोर्ट है, क्योंकि आप इतने दिनों से रेंज में, तो 25 का पहाड़ा आपको आता है टेबल, तो आपका काफी काम हो जाता है क्योंकि लेवल्स जो निकल के आते हैं वही है। 18,100 18,075 18,050 25 और 18,000। कई लोग बोल सकते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कोई भी निकाल ले, उसमें क्या है। ऐसा थोड़ी कि मार्केट के लेवल में ही निकाल सकता हूँ, हर कोई भी निकाल सकता है। अगर आप ही जो आदमी खुद काम कर ले, आत्मनिर्भर है, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। खुद के एनालिसिस और रिसर्च से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। ना आपको किसी और को देखने या समझने और फॉलो करने की जरूरत है, ना किसी पर भरोसा करने की जरूरत है। तो आप खुद कर लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो जो लेवल निकल कर आ रहे हैं वो ये वाले हैं। उसके बाद 17,950 और 17,900 के लेवल है। हायर साइड पर भी वही मामला है, 18,150 175 200 ये तीन छोटे लेवल है, 25-25 पॉइंट ऊपर। उसके बाद 18,250 275 300 तक के लेवल बनते हैं आपके लिए निफ्टी पर, हायर साइड पर। ठीक है, बैंक निफ्टी 42,700 के आसपास आप बंद हुए, 725 के आसपास। पहला सपोर्ट है आपके लिए 42,625 42,575 42,500 ये तीन विजिबल सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके नीचे जाने पर ही कमजोरी का संकेत पहला आता दिखेगा। 42,450 375 दो मीडियम लेवल है, 42,300 42,225 बड़े लेवल के तौर पर आपको बैंक निफ्टी में देखना है। और हायर साइड पर 42,825 950 और 43,000 ये तीन विजिबल लेवल है। 43,075 150 200 और 250 तक के बड़े लेवल्स के लिए बैंक निफ्टी पर आपको लेवल्स के लिहाज से फोकस करना है। क्लियर कट। ओके, डेटा क्या कह रहा है सर? पोजीशनिंग ऑफ इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 56 से 58% बढ़कर आई। थोड़ी सी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की, उस वजह से लॉन्ग पोजीशन आपको बड़ी हुई दिख रही है।
अच्छी बात दीप ये कि मंथली एक्सपायरी के दिन आपका पुट कॉल रेशियो बहुत कंफर्टेबल है। और मैं 2 बार सोचा कि एफएनओ के ट्रिगर्स में पॉजिटिव रखूं, न्यूट्रल रखूं। मंथली एक्सपायरी के दिन इससे हल्के क्या बाजार में आप जाएंगे, है ना। तो कॉल राइटिंग काफ़ी हुई है, लेकिन फिर भी ओवरसोल्ड लेवल पर नहीं है। और मंथली एक्सपायरी के दिन मैं थोड़ा ज़्यादा सावधानी से चलता हूँ, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखे। बट अदरवाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट साइड पर अच्छी पोजीशन है। और ऐसे में अगर आप गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। तो कोई भी शॉर्ट सेलर कल शॉर्ट करके गया, वो 18,000 17,950 के नीचे की डाउन साइड तो नहीं देख रहा, करेक्ट। तो 18,000 18,025 आते ही आपको शॉर्ट कवरिंग आने और थोड़ी खरीदारियाँ आना शुरू होती दिखेगी। विक्स अनचेंज है 1366 पर, होना भी चाहिए। वॉलिटिलिटी है ही कहाँ कि विक्स बदले, करेक्ट। घुमा फिरा के वहीं पे तो बंद हो रहे हैं। ठीक है सर, क्या करना है मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस? वैसे तो स्टॉप लॉस डीप इंट्राडे और क्लोजिंग 18,000 होता है। मैंने इंट्राडे का थोड़ा सा नीचे किया 17,950, बीइंग ऑन सेफर साइड एक्सपायरी की वजह। अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं 18,000 ही रखता दोनों। तो एक्सपायरी के दिन 50, लेकिन क्लोजिंग 18,000 है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 42,500 है, उसको थोड़ा सा एक्सपायरी क्लियर से 50 पॉइंट और कम किया, 42,450। क्लोजिंग 42,300 ही रहेगा। ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बदलाव किया, 18,200 का हम स्टॉप लॉस रोज दे रहे हैं, कल 18,201 हुआ। तो अब उसको आप मान भी सकते हैं कि ट्रिगर हुआ, नहीं मानो तो नहीं भी मानो। आज एक्सपायरी की वजह से 18,250 किया, कल फिर से 18,200 कर दूंगा अगर आज वैसे ही आज नहीं हुआ तो। 18,250 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी पर 43,000 का बनता है आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। लेकिन आज एक्सपायरी की वजह से 100 पॉइंट का एडिशनल मूव रखा है, 43,000 रखना पड़ता मैं साफ साफ बता रहा हूँ, कल वापस 43,000 कर देंगे, भले यही सिचुएशन रहेगी। लेकिन एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा क्वेश्चन वोलेटिलिटी एक्स्ट्रा आपको काउंट करके चलनी चाहिए। बट ठीक है सर, खरीद नई पोजीशंस क्या करना है? लेना है निफ्टी, और लेने के लिए बढ़िया जगह है 17,950 से 18,025 की रेंज, या 18,000 से 18,075 की रेंज में ही खरीदना है। 18,075 पे आपको दिखा भी रहा है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे इस रेंज में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 17,950 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि 17,950 तक अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 17,900 का स्टॉप लॉस लगा लें। दोनों चीज़ ठीक है। बेसिकली 17,950 से लेकर 18,050-75 की रेंज जो है वो आपके एक्यूमुलेशन रेंज है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको खरीदना है। टारगेट जो बनेंगे 18, 100, 125, 150, 175 और 200, हर 25 पॉइंट ऊपर के। और 200 के ऊपर के टारगेट में ले भी नहीं रहा, इतना भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, आपके लिए स्टॉप लॉस है 18,250 का। और नीचे के टारगेट जो बनेंगे 18,075, 18,050, 18,025 और 18,000 तक के छोटे टारगेट है। इसके नीचे की संभावना कम है, खाली नोट करके रख लें 17,950 और 17,900, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है आपको। और खरीदने के लिए जो ड्रीम रेंज है, मुझे नहीं पता दीप वहाँ आएगा नहीं आएगा, आने के संभावना बहुत कम है। मैं खाली एक बार आपको तैयारी के लिए लिख के दे रहा हूँ कि 42,225 और 42,300 की रेंज में अगर आए तो पक्का लेना है आपको। पक्का लेना है? हाँ, यहाँ आए तो लेना ही लेना है। चांस कम है, कोई रीजन ऐसा दिखता नहीं, ग्लोबल कुछ खराब हो जाए पता नहीं, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आएगा नहीं, लेकिन वो एक परफेक्ट बाई जोन निकल कर आया जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 42,100 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेगा 42,450, 500 दो छोटे टारगेट, 42,550 और 625 दो मीडियम टारगेट, 42,700 और 42,825 के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब चूंकि जब हम खुद ही कह रहे हैं कि वो आएगा नहीं, आने की संभावना कम है, तो फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आपको 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अब 42,500 के आसपास 42,500 भी हो सकता है, 550, 575 भी हो सकता है। मूड माहौल देखकर आप डिसाइड करें कितना गैप से खुल रहे हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 42,375 का, 125 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखकर वहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट जो बनेंगे 42,550, 625 दो छोटे टारगेट हैं, 42,700, 825 दो मीडियम टारगेट है, 42,950 से लेकर 43,000 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। क्लियर है? ये आपकी बैंक में। अब आइए बेचने की राय। बेचने की राय भी आज दो तरीके से, एक तो जो बेचने की राय है दीप वो बेस्ट लेवल है, अगर मौका मिले तो 42,900 से लेकर 43,075 की रेंज में, थोड़ा 42,900 पे बेचा, थोड़ा 43,000, थोड़ा 43,075, अलग अलग लेवल पर आप बेच सकते हैं, है ना। ये रेंज है बेचने की। स्टॉप लॉस होगा आपका 43,150 का। टारगेट जो बनेंगे 42,825, 725 दो छोटे टारगेट, 625, 550 दो मीडियम टारगेट और 500 से लेकर 450 के दो बड़े टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। लेकिन दूसरा तरीका जो ज़्यादा फिजिबल है
एक्शनेबल है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रखना है 43,000 का, शॉर्ट पोजीशन बनाएं, टारगेट 42,625, 575 और 503 छोटे टारगेट, 450, 375 दो मीडियम टारगेट, 42,300 से लेके 42,225 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक Done. है, गॉट इट। तो बैंक निफ्टी में जरूर दोनों हैं, इतना aggressive ज़्यादा? trader। हाँ थोड़ा सा बैंक थोड़ा? निफ्टी दे सकता दे है, सकता है। हाँ। और रेंज थोड़ी सी बढ़ रही है ना, निफ्टी ने अभी तक वो रेंज तोड़ी नहीं, बैंक नहीं निफ्टी तोड़ी। थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसलिए आपको दोनों तरफ 2 दिन 43,000 टच भी जी किया है। जी दोनों तरफ ठीक है trade सर, किए हुए। दोनों तरफ के तीनों स्टॉक्स बैन से आ गए हैं बाहर। तो चलिए, एक्सपायरी का इंतजार नहीं किया, एक्सपायरी से एक दिन पहले ही पीवीआर, डेल्टा, एल&टी फाइनेंस तीनों बैन से बाहर आपको आ गए, जैसा कल हमें दिख भी रहा था। अब आते हैं स्टॉक के एक्शन को, और बाकी स्टॉक्स की बात करें उससे पहले बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर। ऑटो कंपनियों के नंबर्स सरप्राइजिंगली बहुत शानदार है। मारुति के नंबर्स कल बहुत ही जबरदस्त है, और आज टीवीएस मोटर्स ने भी जो नंबर्स दिए बहुत ही जी, शानदार है। बिल्कुल। दीप, मुझे लगता है कि मतलब मारुति भी और चलेगा मारुति और चलेगा कल की तेजी के बाद भी, और टीवीएस मोटर्स आज कमाल चलना कर दे चाहिए। तो बड़ी बात नहीं। 3 से 5% तक का रनअप भी आ जाए टीवीएस में तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि नंबर्स बहुत ही मजबूत है। रेवेन्यू के फ्रंट पर देख लीजिए, मार्जिन 10% के आसपास मेंटेन कर पाए, वो भी बुरा नहीं है। कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़कर आया है, तो मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स आज और ये स्टार नंबर से पहले चला नहीं है, और नंबर से पहले चला नहीं है। इस साल 8% नीचे है इसको भी वैसे ही हाल है कि क्या है कि पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं, नापसंद करने वाले भी बहुत हैं, Correct, लेकिन sir. इन नंबर्स के बाद पसंद करने वालों की संख्या बढ़ेगी। राइट। तो टीवीएस मोटर्स मुझे लगता है आज कमाल कर सकता है। एक बाकी नंबर्स में सारे नंबर्स खराब है। पीडी लाइट बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। जी। खाली में यही देखना रह गया कि नतीजों के पहले वाकई में बहुत पिटा है या नहीं। ये एशियन पेंट्स काइंड ऑफ नंबर है, हाँ, ठीक है ना, यस सर। जहाँ डाउनग्रेड्स और ये सारे हैं, तो मुनाफा भी घटा है, मार्जिन घटे हैं, कामकाजी मुनाफा घट रहा है। वही है कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है वो साफ नुकसान करती हुई दिख रही। तो पीडी लाइट नंबर्स खराब है। स्टॉक रिएक्शन पे मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि कितना प्राइस में है कितना नहीं है, लेकिन नंबर खराब है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये थोड़ा घटना चाहिए, इसका भी वही है कि घटने के बाद चाहने वाले बहुत हैं जो खरीदेंगे इसे, लेकिन नंबर्स ढीले हैं। और ये थोड़ा सरप्राइजिंगली कि यूनाइटेड स्पिरिट्स रेवेन्यू भी कम हो रहा है, प्रॉफिट 64% घट कर आया है, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन 13.25%, हर एक पैरामीटर पर मैकडॉवेल काफ़ी ख़राब है नंबर्स। खराब। हाँ, इंडस टावर मतलब ये रिजल्ट इतने ख़राब दे सकता है ये हम सोच नहीं सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऑलरेडी स्टॉक वैसे देखा जाए तो इंडस टावर कमज़ोर हो ही रहा है, लेकिन इन नंबर्स के बाद भी गुंजाइश पूरी है। नुकसान दर्ज किया है उन्होंने 708 करोड़ का, और उसकी वजह है कि इन्होंने 2300 करोड़ का एक प्रोविजनिंग भी की है डाउटफुल डेट्स का, एक कस्टमर को लेकर। वो कस्टमर आई एम श्योर आइडिया ही होगा, संभावना पूरी है। सो आई थिंक थोड़ा मामला गड़बड़ है। इंडस टावर मानकर चल रहा है कि आइडिया से पैसे आने वाले हैं नहीं, तो आई बड़ा थिंक provision हाँ, है सर। तो ये भी स्टॉक अभी इसका मुझे पता नहीं चलता कि घट कितना सकता है, क्योंकि ये स्टॉक अलग ही तरीके से भगवान जाने, बट नंबर्स खराब है। कैश के कुछ नंबर्स हैं जिसमें ओबेरॉय रियल्टी के बाद के अपडेट के बाद मैक्रोटेक डेवलपर्स बड़ा डरा रहा है भाई। जो नंबर्स आए हैं बहुत ही ख़राब है, रेवेन्यू घटा है, कामकाजी मुनाफा घटा है, मार्जिन्स घटे हैं, तो थोड़े से डराने वाले नंबर्स हैं। लेकिन हाँ, कैश के स्टॉक में एक जो स्टार परफॉर्मर आज हो सकता है दीप, एक नहीं दो बल्कि एक है कार ट्रेड। मतलब बहुत ही शानदार नंबर है कार ट्रेड के नंबर जो आए। दूसरे क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट आया, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया था वो फ्लूक नहीं था, हाँ, ऐसे ही नहीं आया। Right. मुझे लगता है ये स्टॉक 4-5% की तेजी दिखा सकता है। Wow. इतने बढ़िया नंबर्स हैं इसमें, और तीसरे क्वार्टर लगातार इसका कामकाजी मुनाफा पॉजिटिव आया है, रेवेन्यू बढ़ा है, कामकाजी लेवल पर नुकसान से मुनाफे में आई है, मार्जिन थोड़े से बेहतर है। तो आई थिंक कार ट्रेड अच्छा नंबर। इसके साथ साथ नज़ारा के भी नंबर्स काफ़ी मजबूत है, कामकाजी मुनाफा डबल होता हुआ दिखा है, मार्जिन देखिए लगभग डबल हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा बहुत बढ़िया नंबर। तो न्यू एज कंपनी के अच्छे नंबर देखकर मुझे बड़ी तसल्ली होती है। तसल्ली इसलिए नहीं कि मतलब ये कमा रहे तो, लेकिन काफ़ी लोगों के हाथ जले हुए हैं, काफ़ी लोग ऊपर के भाव पर इन्हें खरीद कर बैठे हैं, इसलिए इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक इन कंपनियों में लोगों का जो नुकसान हो रहा वो ना हो। लेकिन उससे बड़ी बात ये है दीप कि कई सारी न्यू एज कंपनियां बाजार में और उतरने को तैयार हैं, जिनको फिर लोग देखेंगे नहीं, और वो स्टार्टअप कल्चर के ऊपर धक्का लगाता है। तो देश में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए, सुधरना और ठीक होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी न्यू एज कंपनियां
अच्छा मुनाफा दिखाना शुरू करे, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आए। उस लिहाज से नज़ारा भी काफ़ी अच्छे नंबर्स कहे जा सकते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस, ये स्पेस गजब हो रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की पीएनबी हाउसिंग नंबर्स बहुत बढ़िया, अभी भी और चलेगा वो। कैनफिन ने अच्छे नंबर दिए, होम फर्स्ट फाइनेंस बहुत शानदार नंबर दी, ये स्टॉक भी आज कमाल कर सकता है। तो नंबर कुछ नंबर्स अच्छे भी हैं। हाँ, ब्रॉडर मार्केट कैश पे सोमरस बनाने वाली कंपनी, अरे सोम डिस्टिलरी, ओहो, ओहो, मतलब दोनों एक्सट्रीम नंबर है। एक यूनाइटेड स्पिरिट्स देखे तो कुछ अलग दिखा रहा है, सोम डिस्टिलरीज के नंबर कुछ अलग ही, बहुत ही मजबूत नंबर है। सो नंबर्स पे बढ़िया एक्शन दिखेगा आज, नंबर्स पे बढ़िया एक्शन दिखेगा। चलिए तो समझते हैं। अगर आज आप देखें स्टॉक ऑफ द डे के हिसाब से तो दो हैं कैश में, आपके लिए टीवीएस है, और सॉरी वायदा कारोबार में टीवीएस है। कैश में नंबर 1 चॉइस कार ट्रेड होगा, नंबर 2 आपका नज़ारा हो सकता है, बाकी भी होम फर्स्ट फाइनेंस वगैरह भी चलेंगी। चलिए तो कुछ अच्छे नंबर्स भी आए हैं जिनको अपनी रेडार पर रखें। आइए नंबर्स की थोड़ी डिटेल्स भी लें हमारी टीम के साथ। अरमान, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष है तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स। जी, ट्रिगर्स में निफ्टी में भी आज नतीजे हैं, जिसमें बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में आपको टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक, डीएलएफ और इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए देखेंगे। कैश में लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें आप अमर राजा बैटरीज देख लीजिए, ब्लू डार्ट, ई मुद्रा, टाटा एलेक्सी, बिकाजी फूड्स, पतंजलि फूड्स, सिरका पेंट्स और कई सारी कंपनियां ऐसी है जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैफिन टेक्नोलॉजी, जिनका जो आईपीओ का 50% का जो लॉक इन टाइम है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, 30 डेज वाला। और आरती सर्फेक्टेंट पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो इनका राइट इशू है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। और केडीडीएल, जिनका बायबैक जो है वो आज से शुरू होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर आप बात करेंगे एक्स रेट में, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 28 का। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स आज के। नंबर्स कुशल आपसे करते हैं शुरुआत, मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग दीप, नंबर्स में टीवीएस मोटर्स नंबर्स अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। आय फ्रंट पर कंपनी ने 15% की ग्रोथ दिखाई है, 6,545 करोड़। कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी 660 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 654 करोड़ रुपए का था। मार्जिन्स भी 10.1% पर स्टेबल रही है और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से 23% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई। तो अपने आप में नंबर्स हर एक फ्रंट पर बेहतरीन है। साथ ही अंतरिम डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। एंड ईवी सेल्स यहाँ पर इस तिमाही में Q3 में लगभग पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल होते हुए दिख रही है। तो ईवी सेल्स कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिडलाइट इंडस्ट्रीज नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर हैं, काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट 16.6% पर मार्जिन आए हैं, अनुमान था 20% का। साथ ही आय के फ्रंट पर कंपनी केवल 5% ग्रो करती हुई दिखी है और मुनाफा 15% गिरकर 304 करोड़ पर आया। अनुमान 404 करोड़ रुपए के मुनाफे का था। तो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर दिख रहे हैं। यूएसएल नंबर्स यहाँ पर भी कमज़ोर हैं। अनुमान था 2710 करोड़ रुपए की आय का, 2781 करोड़ आई है, करीबन 3.5% तक की गिरावट है। मार्जिन्स के लिहाज से देखिए, यहाँ पर ऑपरेशनली 13.2% की मार्जिन्स क्लॉक इन की है कंपनी ने। एस्टिमेटेड 15.5% थी और प्रॉफिट भी लगभग 65% गिरकर 110 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो ऑपरेशनली और साथ ही मुनाफे के लिहाज से कंपनी ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस शो की है। इंडस टावर अनुमान से कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर भी है और जो प्रोविजनिंग की है कंपनी ने लगभग 2300 करोड़ रुपए की एक कस्टमर के लिए, ये कहीं ना कहीं इनके पूरे के पूरे नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 17.5% के मार्जिन आए हैं, अनुमान 51.2% के मार्जिन का था और कामकाजी मुनाफा भी 1186 करोड़ पर आया। घाटा 710 करोड़ का लगभग कंपनी ने दर्ज किया, जबकि हमारा अनुमान 1477 करोड़ रुपए का मुनाफे का था। तो सभी के सभी फिगर्स जो है इसमें जो प्रोविजनिंग ली है उसकी वजह से आगे पीछे होते हुए दिख रहे हैं। कैश सेगमेंट में भी दो स्टॉक्स हैं मेरे पास, जिसमें पहला है मैक्रोटेक डेवलपर्स। मार्जिन्स 23.3% से घटकर 22.8% और प्रॉफिट कंपनी का 41% ग्रो कर 404 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि कामकाजी मुनाफे में भी 15.5% की गिरावट है। क्विक हील टेक्नोलॉजीज मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है। कंपनी 9.5 करोड़ का घाटा है 14.5 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले और साथ ही कंपनी की आय भी 17% गिरकर 67 करोड़ पर आई है। ओके, तो यहाँ आपके लिए कुछ नंबर्स, इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से अर्निंग्स हैं? मॉर्निंग दीप, काफ़ी सारे कैश के नंबर्स हैं, जिसमें सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वीक परफॉर्मेंस है। आय में अगर आप देखेंगे तो करीब 24% की गिरावट है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 4% के आसपास की गिरावट वहाँ है। मुनाफे में 61% की गिरावट देखने मिली। नंबर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तत्वचिंतन फार्मा मिक्स परफॉर्मेंस है। आय में करीब 15% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन देखिए 23% से गिर के सीधे 15% पे आए हैं और कंपनी का मुनाफा जो है 23 करोड़ से घटकर करीब 12 करोड़ के आसपास निकल के आया है। इस तिमाही में पावर और फ्यूल की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की आशंका कहीं ना कहीं उसके चलते कमी देखी गई है। तो ये सब काफ़ी सारी रीजंस है जिसकी वजह से इनका कहना है कि नंबर्स में थोड़ी बहुत वीकनेस देखने मिली है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग
साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आय में करीब 34% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन से इस कंपनी के भी गिरे हैं। 16% से गिर के करीब 11.7% के आसपास आए हैं। मुनाफे में हालांकि 13% की बढ़ोतरी है। एसएलआर सॉल्यूशंस यहाँ अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत कमजोर नंबर्स है। आय में 3% की गिरावट, मार्जिन कंपनी के गिरे हैं 37% से गिर के सीधे 28%। मुनाफे में 24% की गिरावट है। 35 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। सास्केन टेक्नोलॉजीज नंबर्स कमजोर हैं। रेवेन्यूज 2.3% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन 25% से गिर के सीधे 23.5%। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 13% के आसपास की गिरावट वहाँ है। करीब 36 करोड़ से गिर के 31 करोड़ के आसपास आया है। और आखिरी में सोम डिस्टिलरीज, आय में 67% की बढ़ोतरी, मार्जिन 6% से बढ़ के 11%। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 1 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने करीब 11 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। और वर्किंग कैपिटल जुटाने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राइट इशू के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दी गई है। राइट इशू के जरिए करीब 49 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो है वो जुटाने वाली है, जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे, कुछ फाइनल नतीजे और खबरें। अरमान बताएं आप। बिल्कुल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आते हुए दिखे थे। आय में आपको लगभग 4.5% की बढ़त दिखेगी। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, 43.7% से बढ़कर 45.3% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे लगभग फ्लैट रहा है, हालांकि इंटरिम डिविडेंड जो है 7 रुपये का वह भी दिया है। पराग मिल्स, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिखेंगे, क्योंकि आय में लगभग 37% का उछाल है, पर मार्जिन्स में आपको भारी कट दिखा गया। 9.2% से गिरकर 4.6% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा लगभग 52% गिरकर आया है। सन फार्मा, जो उनके टेरो फार्मा है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे आय लगभग फ्लैट रही है। वहीं अगर आप बात करेंगे उनके मुनाफे की बात, मुनाफा लगभग $2.6 करोड़ से घटकर लगभग $72 लाख के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने मिनिमम जो मंथली रिचार्ज प्लान है वहां पे जो टैरिफ 57% की वहां पे बढ़ोतरी की है। और अंत में टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बायबैक के लिए जो बायबैक पर अपडेट आता हुआ दिखा है कि बायबैक की जो डेट्स है वो 1 फरवरी से खुलकर 14 फरवरी तक बंद हो जाएगा। और बायबैक के लिए 30 दिसंबर जो है वो रिकॉर्ड डेट निर्धारित है। तो ये है आपके लिए खबरें, फंड एक्शन और सारे के सारे नतीजे। ब्रोकरेजेस भी ढेरों आई हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं नतीजों पर वो बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए मारुति यहाँ पर कल नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देखिए थम्स अप आया। लगभग सभी मान रहे हैं कि नतीजे जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली तो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट शेयर में आपको FY24 में भी बढ़त देखने को मिल सकती है, करीब 43% के आसपास देखने को मिल सकता है। और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा जो है इस तिमाही में देखने को मिला है। तो आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 10,483 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 10,600 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं सिटी, यहाँ पर एक खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो 12,500 से बढ़ाकर 13,100 रुपये कर दिया। तो मारुति यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो SBI का जहाँ पर नतीजे आए थे, ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि नतीजे जो है कमज़ोर साइड पर देखने को मिले। CLSA ने रेटिंग को तो ज़रूर अपग्रेड कर दिया है। इन्होंने जो रेटिंग है ये बिकवाली की राय से अब रिड्यूस की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य भी घटा है, 785 से घटाकर 750 कर दिया, 745 की क्लोजिंग है। खास बात ये कह रही कि इनका जो मुनाफा है इनके अनुमान से 2 से लेकर 5% तक कम रहा था। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है मल्टी क्वार्टर लो पर है, तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1,000 रुपये से घटाकर 925 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,080 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा HDFC AMC यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने माफ़ कीजिएगा CLSA ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 2,500 से बढ़ाकर 2,545 कर दिया है। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 2150 रुपये के लक्ष्य लिए और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 1964 की क्लोजिंग है, 2100 रुपये का लक्ष्य दिया है। माने के नतीजे अगर आप देखें तो खासतौर पर मुनाफे के आधार पर अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। TVS मोटर्स यहाँ पर CLSA बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए, लेकिन जो लक्ष्य है इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया है, 932 से बढ़ाकर 971 कर दिया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है क्योंकि 984 की क्लोजिंग है और मान रहे कि अच्छे एग्जीक्यूशन का फायदा इस तिमाही में देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1030 से बढ़ाकर 1050 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1121 रुपये के लक्ष्य ले। लेकिन सिटी देखिए अभी भी बेरिश व्यू बरकरार रखे हैं, बिकवाली की राय दी इन्होंने और लक्ष्य जो है 700 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। तो ये है टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, कोलगेट पामोलिव यहाँ पर भी नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से जो है रिड्यूस की रेटिंग आई है, लक्ष्य उन्होंने 1540 से घटाकर
1525 कर दिया और करीब करीब 1560 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर नतीजे जो अनुमान के नीचे मान रहे हैं, अनुमान से कम मान रहे हैं, नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य इन्होंने भी 50 रुपये से घटाकर 1550 कर दिया है। पिडिलाइट यहाँ पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2200 रुपये का लक्ष्य दिया है, 2382 रुपये की क्लोजिंग है। वो मान रहे कि सेल में वीकनेस आपको देखने को मिल रही है, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री का हिट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते जो कामकाजी मुनाफा रिपोर्ट किया कंपनी ने इनके अनुमान से कम है। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 925 रुपये के लक्ष्य लिए, मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया है, 817 की क्लोजिंग है, 720 रुपये का लक्ष्य दिया है। कॉन्कोर पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 707 से घटाकर 660 कर दिया है। सोना BLW प्रिसीशन यहाँ पर सेल से खरीदारी कराए दे रहे हैं, लक्ष्य 535 से बढ़ाकर 566 रुपये कर दिया है। गेटवे डिस्ट्री पार्क सिटी की रिपोर्ट है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 66 की क्लोजिंग, 100 रुपये का लक्ष्य दिया है। और अंत में कार्टरेड यहाँ पर भी नजर रखिएगा क्योंकि सिडनी ने खरीदारी कराई दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो करीब 821 से घटाकर 740 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन नतीजों के लिहाज से और उन पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के लिहाज से। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है जहां पर आज इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ आपको दिखेगा। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुका है शामिल। करते हैं सभी का स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है आज, उसका अनिल जी एक डिस्क्लेमर भी है। तो पिक ऑफ द डे तो अनिल जी मैं बताऊंगा, और वो चीज मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं अनिल जी, एक्सेप्ट फॉर माय वाइफ। तो आपको गैस करना है कि अनिल जी डिस्क्लेमर क्या है। स्टॉक वही है जिसका चर्चा अभी आशीष कर रहे थे, मारुति, जिसपे काफी ब्रोकरेज के अपग्रेड आए हैं। तो मारुति पे खरीदारी की राय है 8550, 8550 का स्टॉप लॉस लगाना है। 8897 से लेकर 8956 का अनिल जी टारगेट है। और मेरा एक डिस्क्लेमर भी है, आप तो अनिल जी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो, तो अनिल जी देखते हैं इस बार आप कामयाब होते हो कि नहीं। आपने मारुति की कोई कार गिफ्ट करने की इसका वादा किया होगा, और क्या है इससे नहीं किया तो अभी करना पड़ेगा। अब तो करना पड़ेगा। देखिए अनिल जी, अनिल जी एक चीज मैं मानता हूं अनिल जी, आपने हर चीज अनिल जी गैस करी है। देखिए वो आपने भी जिम्नी दिखाई थी ना, तो मैं 2-3 साल से वेट कर रहा हूँ वो जिम्नी का। और आज फ्रंट पेज पर, दिल्ली के फ्रंट पेज 1 और 2 पेज पे ऐड आया हुआ है, बुकिंग ओपन हो गई है। हाँ। तो आज अनिल जी उसको बुक करके अनिल जी, और दूसरा भी आपने ठीक पकड़ा, वो गिफ्ट ही अनिल जी वाइफ के लिए गिफ्ट होगा। हाँ। तो बिल्कुल अनिल जी हर बार की तरह ना आप इस बार भी कामयाब हो गए। तो मुझे इसी चीज से डर लगता है अनिल जी आपका कि आप हर चीज पकड़ लेते हो अनिल जी। चलिए बढ़िया है, तो बधाई हो आपको जिम्नी बुक करने की, और उम्मीद करेंगे। कलर भी वही वाला लेना पड़ेगा, वो जो फ्लोरेसेंट येलो। हाँ, कलर फाइनल कर दिया कि जो मिल जाएगा वही ठीक है। हाँ, येलो। अरे परफेक्ट है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया। नहीं अनिल जी, कलर पे तो बहुत चूजी हो अनिल जी। अच्छा, ओके, नहीं होना भी चाहिए अनिल जी, वही सेम कलर है। एब्सोल्युटली, बहुत ही शानदार कलर है। और आई एम श्योर मारुति आपको गाड़ी जल्दी भेजेगी। तो इतना तो मारुति का प्रमोशन हो ही चुका है बंसल जी की वजह से। तो मारुति है स्टॉक आज पिक ऑफ द डे के तौर पर बंसल जी की तरफ से आता हुआ। आइए, कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इसी वजह से गाड़ी खरीदने का कोई कारण नहीं बनता अनिल जी। बंसल जी गाड़ी ले ही रहे हैं। हाँ। तो अनिल जी अब उसमें आना जाना होगा, जब वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो अनिल जी उनसे मंगवा ली जाएगी। तो इसलिए अनिल जी मेरा भी बंदोबस्त हो गया, तो मुझे भी बधाई दे सकते हैं आप। बिल्कुल, आपको बधाई हो। आपके इस्तेमाल के बाद जब कभी भी फ्री रहे गाड़ी तो बंसल जी के यहाँ भिजवाते रहना। बताएं सर जी। अनिल जी, बिकवाली की राय है और बेचना है गोदरेज प्रॉपर्टीज। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बेरिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और कल के ट्रेड में ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। तो ये स्टॉक मुझे लगता है अनिल जी 1185 1160 के लेवल्स दिखाएगा। 1130 में फ्यूचर्स का में एक स्टॉप लॉस रख करके शॉर्ट करने की राय है, प्रोवाइडेड आज बहुत नीचे नहीं खुलता है। वैसे एक चीज़ बताऊं दीप आपको, जितना आप बंसल जी को भोला समझते उतने है नहीं वो। और बंसल जी को जब गाड़ी बुक कराने की सोची होगी तभी उनको समझ में तो आ गया कि ये कुणाल जी मांगे बगैर रहेंगे नहीं जी। तो उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया कि ये मेरी नहीं है, बेटर आपकी है, जाओ ले लो। अब कैसे ले लेंगे, वैसा हाल है। तो पहले से सेफ होके चल रहे हैं एकदम। दिस इज कॉल्ड सेफ ड्राइविंग। ओके, आइए सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम बना है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और एफएमसीजी में ब्रिटानिया मजबूत लग रहा है। ब्रिटानिया में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 4320 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 4500 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 4550 का दूसरा टारगेट बनेगा, तो 4500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें ब्रिटानिया 4320 के स्टॉप लॉस से। ओके, 4396 पर बंद हुआ है, या खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए, अमरीश सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। पहले NSDL एंजॉय करता था नंबर 1 स्पॉट इन टर्म्स ऑफ डीमैट अकाउंट प्री कोविड जमाने में, पर CDSL ने NSDL को ओवरटेक किया एंड बिकेम नंबर 1 प्लेयर एज फार एज डीमैट अकाउंट्स आर कंसर्न्ड इन अक्टूबर 2020। और अभी उनके पास करीब 70% मार्केट शेयर है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया। ये स्टॉक मल्टीप्लाई किया था 8x फ्रॉम अ लो ऑफ 200 इन 2020 टू अबाउट 1600 हुआ था जनवरी लास्ट ईयर में। ये नेचुरल है जब एक स्टॉक डिस्कवर होता है फ्रॉम अंडर परफॉर्मर टू बिकमिंग अ लीडर। लास्ट 12 महीने में जो एडिशंस हुए थे डीपी अकाउंट्स में वो मॉडरेट हो गया है, वेयर एज एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था बिकॉज ऑफ द रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड। इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट किया है लास्ट 12 महीने में। अभी एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं और इंडिया में जो इन्वेस्टर का यूनिवर्स है वो अभी भी छोटा है, क्योंकि जस्ट 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है इफ द मार्केट्स कंटिन्यू डू वेल। और इंश्योरेंस डीमेटेरियलाइजेशन एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है जो प्ले आउट करेगा शायद FY24 में। और लाइक NSDL एडेड फोकस है इंस्टीट्यूशनल बिजनेस पर भी। तो मेरा अनुमान है EPS विल बी अबाउट 28 इन FY24 और 140 रुपीज़ पर शेयर कैश भी है बुक्स में। तो मेरा टारगेट यहाँ पे बनता है 1260 का। ओके, तो 1260 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है CDSL। ये है आपके लिए अमरीश सर की तरफ से राय। आइए फिर आज जो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रिएक्शन दिखने वाला है वहां पर भी एक बार हमारे एक्सपर्ट से राय ले ली जाए। कई सारे चार्ट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। USL बंसल जी, बहुत ही वीक नंबर्स आए हैं। अभी डिस्कशन में अनिल जी से बात वही चल रही थी, नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हैं, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आपको आते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स पर भी हमने गिरावट देखी क्योंकि उन्होंने कुछ पॉपुलर सेगमेंट्स बेचे भी थे। चार्ट्स पर क्या करना है सर? कल डेज लो पर बंद हुआ था। देखिए दीपांशु, चार्ट्स पे देखें तो 816 के अराउंड बंद हुआ है। नीचे में 800 एक अहम सपोर्ट है, तो देखना ये है दीपांशु 800 के लेवल टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। अगर 800 के लेवल टूटते हैं तब वेट एंड वॉच करेंगे दीपांशु। लेकिन अगर मतलब कि काफी नीचे की ओपनिंग हो जाए और स्टॉक 880 885 जिस तरीके से पैनिक चल रहा है ट्विटर के ऊपर USL और पीडीलाइट को लेके, तो मुझे लगता है अगर नीचे में ये आ जाता है तो इन एनी केस मुझे लगता नहीं है कि 765 से लेकर 770 के स्तर तोड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है केस डिफरेंट है, यहाँ पर बाइंग आनी चाहिए नीचे के स्तरों पर। तो पहला पड़ाव 800 रुपए है, मोस्ट लाइकली वो टूटेगा। बट दूसरा जो पड़ाव बड़ा पड़ाव है 765 से लेकर 772 773 का जोन है, मुझे नहीं लगता ये पड़ाव टूटेगा। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है किसी का रिस्क एपिटाइट है तो एकदम कॉन्ट्रा जाना चाहिए। अगर रिस्क एपेटाइट है तो कॉन्ट्रा जाना चाहिए, गैप डाउन होने दीजिए, उसके बाद मौके मिल सकते हैं। तो एक कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर क्योंकि पिडलाइट की भी बात चल रही है और वहां पर भी नतीजे डिसअपॉइंटिंग है। सुमित जी, एक बार जरा आप इसका चार्ट देखें पिडलाइट। पिडलाइट के अंदर गिरावट तो है, पिडलाइट के अंदर थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो एक बार के लिए थोड़ा 1-2 दिन और वेट करें। रिजल्ट का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट लगता है मोटा मोटी स्टॉक के अंदर आ चुका है लेकिन अगर नीचे में सपोर्ट लेके बेस नहीं बना है, इसके लिए 1-2 दिन और थोड़ा वेट करना चाहिए। पिडलाइट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है 50 से 80 रुपए का, और लोअर लेवल्स पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ऊपर में 2425 2450 का लेवल निकलने के बाद एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। तो 1-2 दिन में कोई भी छोटा मोटा डिप आता है उसमें फिर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल आज का दिन थोड़ा वेट करें। आज का दिन थोड़ा वेट करते हैं, बट पिडलाइट पर आप रखिए नज़र। नतीजे काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर आपको आते हुए दिखे हैं। कमज़ोर नतीजे तो हमने देखे हैं इंडस टावर की तरफ से भी, और इस स्टॉक पर भी हमने देखा है लगातार वीकनेस भी है, बड़ा प्रोविजन भी इन्हें करना पड़ रहा है डाउटफुल डेट को लेकर। कुणाल जी, चार्ट्स इंडस टावर सर।
देखिए जिस तरह का चार्ट है दीपांशु, हमने देखा है कि काफ़ी समय से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है और अभी भी वही सूरत हाल है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ था जब स्टॉक ने 180 के लेवल्स को तोड़ा था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक सीधी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं कि स्टॉक में कोई खरीदारी के बारे में सोचा जाए। उछाल में निकलने की मेरी राय रहेगी। तो मान लीजिए अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत भी उछाल आपको देता है तो वहां पर निकास का प्रयास करें, कहीं और किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करने की मेरी राय। तो दूर ही रहिए इंडस टावर से। ये बात तो सही है, दूर रहने में समझदारी, नज़दीक जाना तो शॉर्ट करने के लिए वैसा हाल हो गया अभी आजकल। लेट्स सी क्या होता है इस स्टॉक में इन कमजोर नतीजों के बाद। लेकिन आइए वागले साहब का किया जाए स्वागत। सर सुप्रभात, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे होगा टाटा मोटर्स, जिसमें बाय करके चलना चाहिए। कल काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन से निकला है, 422 के आसपास का बंद है। हल्का सा आज के गिरावट में या करेक्टिव मूव में थोड़ा से नीचे के लेवल्स मिलेंगे, 418 419 ये सही लेवल्स होंगे, या इवन 422 से लेकर 419 तक आप बाय करें। पोजिशनल कॉल है ये, सिर्फ आज के लिए नहीं है। आपका स्टॉप लॉस 414 का होना चाहिए। मुझे ये 440 के पार निकलते हुए दिखता है। 441 का मेरा टारगेट है। टाइम फ्रेम अगले 3 से 4 दिन। ओके 414 स्टॉप लॉस, 441 टारगेट। याद रखना आसान है दोनों ही आपके लिए। 422 से 418 की रेंज में खरीदिए, 3-4 रुपये नीचे मिले, 1% नीचे तो बहुत ही बढ़िया, और यहाँ से करें खरीदारी। स्टॉप लॉस 414, टारगेट 441, बहुत बढ़िया।